प्राचीन इतिहास के स्रोत। ये प्राचीन इतिहास के स्रोत क्या होता है? और अगर हम जान भी लें कि प्राचीन इतिहास के स्रोत ये होता है तो हमें जानने से फ़ायदा क्या है? तो आइए दोस्तों, आज हमारे YouTube चैनल शर्मा जी इंस्पायर पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पूजा शर्मा और आज के इस सेशन में हम जानने वाले हैं प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में। तो प्राचीन इतिहास के स्रोत को यहाँ पर हमने 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। सबसे पहले साहित्यिक साक्ष्य, दूसरा विदेशी यात्रा विवरण, तीसरा पुरातात्विक साक्ष्य। क्या होता है? साहित्यिक से आप समझ ही गए होंगे, साहित्य से रिलेटेड, यानी कि इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, धार्मिक साहित्य और दूसरा लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य को यहाँ पर धार्मिक यानी कि धर्म से जो संबंधित होते हैं वो हो गया धार्मिक साहित्य। यहाँ हमने धार्मिक साहित्य को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक तो ब्राह्मण साहित्य और दूसरा ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य मतलब ब्राह्मणों से रिलेटेड, जो मतलब वो ग्रंथ वगैरह यूज़ किया करते थे, और ब्राह्मणेतर यानी कि ब्राह्मणों के बाद जो साहित्य यूज़ किया गया। ब्राह्मण साहित्य में आता है जैसे वेद ज्ञान, उपनिषद, आरण्यक, पुराण, स्मृति, रामायण, महाभारत, सभी इसी के अंतर्गत हैं। और दूसरा जो हमने बताया था ब्राह्मणेतर साहित्य यानी कि बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। ठीक है, अब हमारा ये साहित्यिक साक्ष्य वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका। अब हम जानेंगे आगे विदेशी यात्रा विवरण के बारे में। तो पहले हम इन्हीं साक्ष्यों के माध्यम से प्राचीन इतिहास के स्रोतों का पता लगाते थे। तो विदेशी यात्रा विवरण में यूनानी रोमन के लेखक, चीनी लेखक, अरबी लेखक, इनको काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और ये हम इसका जो ये समरी है ये हम आपको वीडियोस के लिंक में शेयर कर देंगे, तो आप वहाँ से इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। तीसरा हमारा है पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी। अगर आपको इसके बारे में आइडिया नहीं है तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको इस सके। अब बात करते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य को यहाँ पर हम बांट सकते हैं अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला। अच्छा, अभिलेख क्या होता है? जब भी कोई चीज़ हम पढ़ते हैं तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। अभिलेख यानी कि जिस पर जैसे कि होता है कुछ ऐसे होते हैं जैसे शिलाएं बनी हुई होती हैं और पत्थर होते हैं और उस पर जो लिखा हुआ होता है। ऐसे हमें कुछ प्राचीन इतिहास में स्रोत मिले हैं जिनसे हम पीछे जो चीज़ें हमारी लिखी गई थी उनका हम पढ़ सकते हैं अभिलेख के रूप में। मुद्राएं, जब हम एक दूसरे से किसी चीज़ का आदान प्रदान किया जाता है तो वो हम लेन देन किसके माध्यम से करते हैं? मुद्राओं के द्वारा। स्मारक भवन यानी कि रहने के लिए हम किसका निर्माण करते हैं? स्मारक या भवन का। मूर्तियाँ या चित्रकला, बहुत सी मूर्तियाँ भी मिली हैं जिनसे हमें यह साक्ष्य मिलते हैं कि लोग किस टाइप की पूजा करते थे, क्या करते थे। तो ये सारी चीज़ें हमें मालूम पड़ी हैं। अब यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं सिक्कों के बारे में। तो अगर हम जब भी कुछ पढ़ते हैं तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि हम सिक्कों का यूज़ क्यों करते थे। सिक्कों का प्रयोग दान दक्षिणा, खरीद बिक्री और वेतन मजदूरी आदि के भुगतान में होता था। इसलिए सिक्कों का आर्थिक इतिहास के अध्ययन में भी महत्वपूर्ण योगदान है। और जो हमारा सिक्कों का अध्ययन होता है उस अध्ययन को किसके अंतर्गत किया जाता है? मुद्रा शास्त्र। या कभी आपसे ये पूछा जा सकता है कि मुद्रा शास्त्र किसे कहते हैं, तो आप यहाँ बहुत सिंपल डेफिनेशन बता सकते हैं कि सिक्कों के अध्ययन को हम मुद्रा शास्त्र कहते हैं, जिसे इंग्लिश में न्यूमेस्मेटिक्स कहते हैं। मुद्राओं की बनावट एवं उसमें प्रयुक्त धातुओं की मात्रा के आधार पर ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। प्राचीन काल में अधिकांश मोहरें धातुओं की बनाई जाती थी। जिन सिक्कों व मुद्रा केवल आकृतियां विद्यमान होती थी उन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता था। अच्छा, अब एक क्वेश्चन तो आपके मन में उठता ही होगा कि जैसे खुदाई हुई तो उसमें जो हमें सिक्के मिले तो वो किस टाइप के सिक्के मिले? जब भारत में पुरातात्विक खुदाई से बड़ी संख्या में जो सिक्के हमें प्राप्त हुए वे तांबे, चांदी, सोने और शीशे के सिक्कों के सांचे भी मिले हैं। इनमें से अधिकांश सांचे कुषाण काल के अर्थात ईसा की आरंभिक 3 शताब्दियों से संबंधित हैं। यहाँ मिले कुछ सिक्कों में कुछ प्रतीक चिन्ह
बने हुए हैं जिन पर राजाओं देवताओं के नाम की तिथियां तक अंकित हैं। सिक्कों पर लेख एवं तिथियां उत्कीर्ण करने की परंपरा सर्वप्रथम यूनानी शासकों ने प्रारंभ की। सिक्कों का प्रयोग जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कैसे करते हैं हम, जब भी कुछ भी देन लेन करते हैं या हम किसी को दान दक्षिणा देते हैं या कुछ खरीद बिक्री करते हैं या किसी को मजदूरी के बदले उसको हम वेतन देते हैं, तो इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? सिक्कों का। अच्छा, भारत में सर्वाधिक सिक्के जो मिले हैं हमें कौन से काल से मिले हैं? मौर्योत्तर काल से। और जो मैक्सिमम जो बने हुए हैं वो किसके बने हुए हैं? शीशे के, पोटीन के, तांबे के, कांसे के, चांदी के, सोने से निर्मित है। ठीक है। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए, जबकि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने प्रचलित किए थे। सातवाहन शासकों ने सबसे अधिक शीशे के सिक्के जारी किए थे। अच्छा, अभी तक हमने बात की सिक्कों के बारे में, अब हम बात करेंगे अभिलेख। अच्छा, अभिलेख ज़्यादा महत्वपूर्ण है या सिक्के? अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो अभिलेख सिक्कों से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इस पर सिक्कों से हमें सिर्फ ये पता लगाया जा सकता है कि वो हम देन लेन में उस समय हम किस टाइप का कैसा सिक्का यूज़ करते थे, लेकिन अभिलेख से हमें उस टाइम के इतिहास के बारे में मालूम पड़ता है कि लोग किस टाइप क्या क्या जानते थे। तो अभिलेख सिक्कों से अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? पुरालेख शास्त्र, जिसे इंग्लिश में हम एपिग्राफी कहते हैं। भारत के संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगाज से प्राप्त हुए हैं। इस अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र एवं नासत्य नामक वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। अभिलेख एवं दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को हम पुरालिपि शास्त्र पेलियोग्राफी कहते हैं। अभिलेख मोहरों, प्रस्तर स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं तथा अतिरिक्त मंदिर की दीवारों और ईंटों व मूर्तियों पर भी मिलते हैं। उस समय जिस टाइप की जैसी सिचुएशन रही होगी और जो भी उस टाइप की कंडीशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग अभिलेख पर चीज़ें लिखी रहती हैं, ताकि हम उन चीज़ों से अब अपडेट होकर ये चीज़ें बता सकते हैं कि उस टाइम पर ऐसा हुआ था। तो आज की डेट में अगर बात की जाए अभिलेख की, तो अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हमारे ये कुछ अभिलेख यहाँ पे प्रदर्शित किए गए हैं कि ये अभिलेख और कहाँ से कैसे संबंधित है, तो इसकी लिस्ट हम यहाँ पे पुरातात्विक स्तंभ और अभिलेख व उनके स्थान अपने इस सेशन में शो कर देंगे, तो आप उसे पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं और उनके बारे में जान सकते हैं। जैसे कुछ हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे प्रमुख अभिलेख व शासक। जैसे अभिलेख का नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख है, तो इसका शासक कौन है? कलिंग नरेश खारवेल। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, नासिक अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख, प्रयाग स्तंभ अभिलेख। इस टाइप से ये काफ़ी सारे यहाँ अभिलेख प्रदर्शित किए गए हैं और कौन कौन शासक रहा, तो हम इसे आराम से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ अगर हम ये सारा कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ आज हमारा पुरातात्विक स्तंभ अभिलेख व उनके स्थान हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। और सबसे मेन बात कि अभिलेखों में जो प्रयुक्त लिपियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। जैसे कि कोई भी लैंग्वेज होती है, अगर वो कोई अदर जैसे अब हम हिंदी या इंग्लिश पढ़ना जानते हैं, तो अगर वो हिंदी या इंग्लिश में लिखी होगी तो हम इजीली पढ़ सकते हैं। लेकिन वो किसी और में मान लीजिए कोई चीज़ है कि वो मैंड्रिन यानी मंदारिन यानी चाइनीज़ में लिखी हुई है, तो हम उसे नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों नहीं पढ़ पाएंगे? क्योंकि हमें वो पढ़नी नहीं आती, हमें उसका तरीका नहीं पता कि बाएं से दाएं पढ़नी है या दाएं से बाएं पढ़नी है। तो इसीलिए कुछ अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियाँ हैं, जैसे कि ब्राह्मी लिपि है, खरोष्टी लिपि है, यूनानी एवं आर्मेयिक लिपि हैं। तो ये हमें पता होना ज़रूरी है कि कहाँ से कैसे लिखी जाती हैं। तो इसकी बेसिक जानकारी हम अपने सेशन में शो कर रहे हैं, आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। जैसे कि थोड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ब्राह्मी लिपि है, तो अशोक के अधिकतर शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है और यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि है, अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्टी लिपि में है जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और यूनानी एवं आर्मेयिक लिपि जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों में इन लिपियों का प्रयोग हुआ है। तो आज हमने अपने इस सेशन में जाना पुरातात्विक स्तंभ अभिलेख व उनके स्थान, और हमारा सिक्के और अभिलेख में से क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं और कैसे महत्वपूर्ण है।
तो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को पर अपलोड वीडियोस को देखते रहें, और हमारा मोटिवेशन बनाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।